सो हाय गाइस। हम लोगों ने एमएलओप्स प्रैक्टिकली पढ़ना शुरू कर दिया है एंड दिस इज सेशन 13 ऑफ एमएलओप्स रिविजिटेड। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं सेशन में। सो अभी तक आपने देखा होगा कि हमने प्रैक्टिकली जो एमएलओप्स पढ़ना स्टार्ट किया उसमें जो हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखा वो था मशीन लर्निंग पाइपलाइन बनाना। और वो भी क्या यूज़ करके? डीवीसी यूज़ करके। उसके बाद अगले सेशन में हमने उस पाइपलाइन को इम्प्रूव करना सीखा, राइट। उसके बाद वाले सेशन में हमने हमारे पाइपलाइन में, या आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारे प्रोजेक्ट में जो इमोशन डिटेक्शन वाला प्रोजेक्ट था उसमें हमने वर्जन कंट्रोल ऐड किया। वर्जन कंट्रोल ऐड किया और फिर वर्जन कंट्रोल ऐड करने के बाद हमने रियलाइज किया कि सिर्फ कोड की वर्जनिंग से काम नहीं चलेगा। सिंस हमारे पास डेटा भी है, मॉडल भी है, तो हमें इन दोनों को भी वर्जन करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हेन वी लर्नड अबाउट डेटा वर्जनिंग इन द लास्ट क्लास, राइट। अब डेटा वर्जनिंग तो हमने पढ़ लिया, बट हमने डेटा वर्जनिंग को अभी तक पाइपलाइन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा। मैंने आपको एक अलग एग्जांपल दे करके समझाया था कि डेटा वर्जनिंग काम कैसे करता है। बट आज के सेशन में हम क्या करेंगे, हम दो चीज़ें करेंगे। फर्स्ट हम लोग ये सीखेंगे कि एक डीवीसी पाइपलाइन जो है उसके साथ आप वर्जनिंग कैसे करते हो। और ये हम अपने पुराने एग्जाम्पल में करके देखेंगे, इमोशन डिटेक्शन वाले में, बिकॉज वो हमारा रनिंग एग्जाम्पल है। और सेकंड हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था कि आप डीवीसी में जब रिमोट सेट करते हो तो आप एक क्लाउड स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैंने आपको लोकल स्टोरेज करके दिखाया था, बट आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे AWS के S3 सर्विस को यूज़ कर सकते हो एज अ रिमोट स्टोरेज फॉर योर डीवीसी। ये दो चीज़ें हम लोग आज करेंगे। ये हमारा आज की क्लास का प्लान है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं फिर से आपको स्क्रैच से चीज़ें करके दिखाऊंगा, बिकॉज बनी बनाई चीज़ में अगर आप कुछ नया चीज़ घुसाते हो तो खिचड़ी पक जाती है। सो इट्स बेस्ट कि मैं आपको फिर से स्क्रैच से चीज़ें बना के दिखाऊं। इससे ये फायदा होगा कि आपको थोड़ा रिवीजन भी मिल जाएगा, राइट। बार बार सेम चीज़ देखने से थोड़ा सा रिवीजन भी होता है। सो हम क्या करने वाले, हम दोबारा से इमोशन डिटेक्शन वाला प्रोजेक्ट या पाइपलाइन बिल्ड करेंगे। इस बार उस पाइपलाइन में हम लोग डेटा वर्जन कंट्रोल भी डालेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू, बाय द वे मैंने थोड़ा सेटअप प्रिपेयर कर रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे स्टेप्स लिख रखे हैं। 15 स्टेप्स में हमारा ये काम होगा। और इसके अलावा जो सारा कोड था हमारे प्रोजेक्ट का वो भी मैंने एक जगह पे रख लिया है, ताकि मुझे दोबारा कोड लिखना ना पड़े। इंस्टेड व्हाट आई विल डू इज कि मैं कोड कॉपी पेस्ट करूंगा। हालांकि समहाउ ये कोड अभी दिख नहीं रहा है, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेट्स ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में मैं जाऊंगा डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप से मैं जाऊंगा अपने एमएलऑप्स फोल्डर के अंदर। यहीं पर मेरा प्रोजेक्ट था। अब यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा। बट नया फोल्डर बनाने के पहले मैं कुकी कटर सेटअप कर लूंगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई वुड राइट कुकी कटर -c वर्जन 1 http github.com/driven data/cookie cutter data science। ये मुझे पूछेगा कि दोबारा डाउनलोड करना चाहिए कि नहीं। मैं बोलूंगा यस, अपडेटेड अगर कुछ भी है तो वो आ जाएगा। बहुत बड़ी फाइल नहीं है ये। प्रोजेक्ट का नाम इस बार हम लोग रखते हैं वीसी। हमने लास्ट प्रोजेक्ट का नाम रखा था वीसी इमोशन डिटेक्शन, इसका नाम रखते हैं वीसी पाइपलाइन इमोशन डिटेक्शन। सॉरी, बहुत क्रिएटिव नहीं है। रेपो का नाम भी सेम रख सकते हैं हम लोग, वीसी पाइपलाइन इमोशन डिटेक्शन। ऑथर मैं फिलहाल अपना दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन स्मॉल इमोशन डिटेक्शन प्रोजेक्ट। कोई लाइसेंस सेलेक्ट नहीं कर रहा, S3 बकेट फिलहाल नहीं है, AWS प्रोफाइल नहीं दे रहा, और हम Python 3 यूज करेंगे। एंड दैट्स इट। ये हमारा सेटअप हो गया।
अब हम क्या करेंगे, हम सीडी कर जाएंगे वीसी पाइपलाइन इमोशन डिटेक्शन में, और यहाँ पे हम अपना वीएस कोड ओपन कर लेंगे। सो या सारी फाइल्स आ चुकी हैं। अब मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर हम स्टेप 1 में ये कर चुके हैं, सेटअप कुकी कटर। कुछ फाइल्स हमें डिलीट करनी है, ये शायद आपको याद होगा। यहाँ पर जो फाइल्स बनी हुई है वो हम वो यूज़ नहीं करेंगे। जैसे डेटा के अंदर ये फाइल है, मैं इसको हटा रहा हूँ। मेक डेटा सेट भी यूज़ नहीं कर रहा मैं, मेरे फाइल का नाम कुछ और है। फीचर्स में आई क्विकली रिमूव दीज फाइल्स। मॉडल्स में भी 2-3 फाइल्स हमें हटानी है। प्रिडिक्ट मॉडल हटा रहा हूँ मैं, ट्रेन मॉडल हटा रहा हूँ मैं। सो ये फाइल्स मैंने हटा दी। इसके अलावा एक चीज़ और हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट में की थी, शायद आपको याद होगा, छोटा सा जुगाड़ था कि यहाँ पे जो मॉडल्स है इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ टू जस्ट मॉडल। वो गिट इग्नोर वाला कुछ चक्कर हुआ था, मैंने उसके बाद चेक नहीं किया, मैं बस लास्ट वाली चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। सो विद दैट हमारा स्टेप 1 हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 और 3 करेंगे, विच इज़ वी विल इनिशियलाइज गिट एंड टीवीसी। सो हम अपना टर्मिनल ओपन कर रहे हैं और सबसे पहले हम लिखेंगे गिट इनिट। इससे ये एक गिट रेपोजिटरी बन गई। उसके बाद हम लिखेंगे डीवीसी इनिट। आपको मैंने बता रखा था लास्ट सेशन में कि क्या क्या होता है जब आप डीवीसी इनिट करते हो, डॉट डीवीसी फोल्डर बन जाता है एक्सेट्रा। ये सब आपको पता चल गया है। इस पॉइंट पे इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी कि आप अपने रिमोट्स ऐड कर लो। सो आप गिटहब रेपोजिटरी भी ऐड कर लो और एक डीवीसी का रिमोट भी ऐड कर लो। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम जाएंगे अपने गिटहब अकाउंट पे और वहां पे हम लोग एक नया रेपोजिटरी बनाएंगे। लेट्स कॉल इट वीसी पाइपलाइन इमोशन डिटेक्शन। इमोशन डिटेक्शन, अभी मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ये सब बहुत टेम्परोरी रेपोजिटरीज हैं। और ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे व्हाट आई वुड डू इज आई वुड सिंपली राइट द गिट रिमोट ऐड। हमारे रिमोट का नाम हम रख देते हैं ओरिजिन प्रिटी स्टैंडर्ड, और यहाँ पर हम ये यूआरएल दे देते हैं और हमने अपनी गेट रिमोट को सेटअप कर लिया। सिमिलरली हम अपने डीवीसी रिमोट को भी सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल मैं फिर से लोकल रिमोट ही यूज़ कर रहा हूँ। S3 वाली चीज़ मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, बिकॉज फिर पूरा फोकस AWS पे चला जाता है, दैट्स वाई। सो व्हाट आई विल डू इज, एक बार आई विल क्विकली चेक द पाथ फॉर टेम्प। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टेम्प में डालने का क्या फ़ायदा है। थोड़े टाइम के बाद अगर ये फाइल्स यूज़ नहीं हो रही हैं तो अपने आप हमारा सिस्टम डिलीट कर देगा। सो हम लिखेंगे डीवीसी रिमोट ऐड डिफॉल्ट, इसको हम बुलाते हैं माई रिमोट। और लोकेशन क्या होगा इसका, टेम्प के अंदर DVC7 फोल्डर। मैं मल्टीपल ट्रायल्स रन कर रहा हूँ अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, तो वो डीवीसी के फोल्डर्स बनते जा रहे हैं। तो मुझे रफली याद है कि मैंने 6 फोल्डर्स बनाए हैं, ये 7वां होगा। हो गया। सो वी आर डन विथ स्टेप 6। इतना हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दिस इज अ गुड स्पॉट, यहाँ पर आप एक बार गिट स्टेटस चला के देख सकते हो। काफ़ी सारी फाइल्स ऐड हुई हैं, यू कैन सी काफ़ी सारी फाइल्स ऐड हुई हैं। डीवीसी स्टेटस इस पॉइंट पे अगर आप करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी हमने डीवीसी के लिए कुछ भी किया नहीं है। सो वहाँ पे बोल रहा है देयर आर नो डेटा और पाइपलाइंस ट्रैक्ड इन दिस प्रोजेक्ट येट। सो कोई बात नहीं, लेट्स डू गिट ऐड ऑल, गिट कमिट -m इनिशियल कमिट। डन, हमारा पहला कमिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है। अब हम अपनी पाइपलाइन बिल्ड करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना कि मैं जो सारी की सारी कोड फाइल्स हैं
उनको यहाँ पे पेस्ट करता जाऊंगा, फिर मैं YAML फाइल्स को पेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं पाइपलाइन रन करूंगा। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले डेटा वाले फोल्डर में घुसते हैं, और यहाँ पे दो फाइल्स हम लोग बना लेते हैं। एक होगा डेटा इंजेशन फाइल, और एक और फाइल होगा डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो डेटा इंजेशन वाले में हमें क्या करना है, ये जो कोड है ये मैंने पिछले प्रोजेक्ट से ही उठाया है, इसको एज इट इज पेस्ट कर देना है। ठीक है, सिमिलरली डेटा प्री प्रोसेसिंग में जाएंगे और ये सारा कोड पेस्ट कर देंगे। हो गया, डेटा वाला काम हो गया। अब हम लोग फीचर्स में जाएंगे, यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे, फीचर इंजीनियरिंग .py, और यहाँ से मैं उसको भी कॉपी कर लूँगा, सेव। फीचर्स का भी काम हो गया। और फिर मॉडल में हम लोग दो फाइल्स बनाएंगे, एक होगा मॉडल बिल्डिंग .py, और एक होगा मॉडल इवैल्यूएशन .py। और मॉडल बिल्डिंग का कोड ये रहा, सेव। और मॉडल इवैल्यूएशन का कोड ये रहा। ये कोड आप लोग देख लेना, मतलब ये एग्जैक्टली वही है जो 2 क्लास पहले हमने लिखा था। ठीक है, तो हमारी सारी कोड फाइल्स तो आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारी params.yaml फाइल को ऐड करेंगे। सो हम एक नई फाइल बना रहे हैं, params.yaml। ठीक है, और उसका भी कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये रहा params.yaml। इसको मैंने यहाँ पे डाला, सेव किया। और एक लास्ट फाइल और हम लोग बनाएंगे, dvc.yaml फाइल। सो dvc.yaml, और dvc.yaml का भी कोड मैंने लिख रखा है, कॉपी पेस्ट सेव। एंड या हमने स्टेप 8 और 9 कर लिया। हमारा पाइपलाइन बन गया है, हमारा पैरम्स फाइल सेटअप है, हमारा dvc.yaml फाइल सेटअप है। ठीक है, अब इस पॉइंट से चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं। ठीक है, सो पहले हम क्या करते थे, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे हम जो भी डेटा फाइल्स होती थी हमारे फोल्डर में, उनको हम अलग से डीवीसी ऐड करते थे, और ये एक्सप्लिसिटली बताते थे कि इन फाइल्स को आपको ट्रैक करना है। सो पाइपलाइंस के केस में क्या हुआ है कि चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, बहुत सिंप्लीफाई हो गई हैं। पाइपलाइंस में आपको एक्सप्लिसिटली ट्रैक नहीं करना होता हर फाइल को। पाइपलाइंस के केस में डीवीसी इज इंटेलिजेंट इनफ टू ऑटोमेटिकली ट्रैक ऑल दोज फाइल्स जो आपके dvc.yaml में आउट्स में है। जैसे ये फाइल का नाम आउट्स में आ रहा है, तो डीवीसी इसको ऑटोमेटिकली ट्रैक करने लग जाता है। जैसे ही आप डीवीसी रिप्रो करोगे, पाइपलाइन को जैसे ही चलाओगे, वो ऑटोमेटिकली इस फाइल को ट्रैक करेगा, इस फाइल को या फिर इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर आउट्स में क्या है, डेटा/इंटरिम, तो इसके अंदर की सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली ट्रैक होने लग जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आउट्स में क्या है, डेटा/प्रोसेस्ड, तो यहाँ पे सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली ट्रैक होने लग जाएंगी। यहाँ पे क्या है, मॉडल्स के अंदर model.pkl, तो इसके अंदर की सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली ट्रैक हो रही हैं। एंड सिमिलरली metrics.json भी ऑटोमेटिकली ट्रैक हो रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे काम आसान है एक्चुअली, इन कंपैरिजन टू द लास्ट क्लास जहाँ पे हम मैनुअली खुद से डीवीसी ऐड लिख लिख करके सारी फाइल्स को ऐड कर रहे थे डीवीसी के वर्कफ्लो में। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, डीवीसी इज इंटेलिजेंट इनफ टू ऑटोमेटिकली हैंडल दिस। और ये एक्चुअली अगर आपको थोड़ा इसके बारे में पढ़ना है तो आप डीवीसी के डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। सो डीवीसी के डॉक्यूमेंटेशन में जब आप जाओगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीवीसी का डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है। आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट इट इज वर्थ रीडिंग। हम जा रहे हैं डेटा पाइपलाइंस में, और डेटा पाइपलाइंस में अगर आप जाओ तो हाँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ नहीं,
आई गेस थोड़ा और पहले लिखा हुआ है, आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिकली कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है, DVC uses the pipeline definition to automatically track the data used and produced by any stage. So there is no need to manually run DVC ad for data slash prepared. आई होप आपको समझ में आ रहा है। और अंडर द हुड क्या हो रहा है वो ये पूरा इन लोगों ने समझाया है। तो आई वुड रिकमेंड आप एक बार थोड़ा इनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। फिलहाल मैंने आपको समझा दिया है कि हमें मैनुअली यहाँ पर जो भी डेटा फाइल्स हैं उनको डीवीसी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल सिंपली रन दिस कमांड डीवीसी रिप्रो। सो डीवीसी रिप्रो दो काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा पाइपलाइन रन करेगा, डेटा फाइल्स जनरेट होंगी और वो ऑटोमेटिकली ट्रैक भी हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ डीवीसी रिप्रो रन करके। सारे स्टेजेस रन हो रहे हैं, वो होने ही है बिकॉज हमारा कोड तो सही है। हमने लास्ट दो क्लासेस में इसको काफ़ी परफेक्ट किया है। तो ये सब कुछ रन हो रहा है, सारे स्टेजेस, हमारा लॉग काम कर रहा है सही से। और अलोंग द वे हमारा डेटा भी बनते जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। सो यू कैन सी, अगर आप अपने डेटा में जाओ तो रॉ में आपको ये दोनों फाइल्स आ गई, इंटरिम में आपकी ये दोनों फाइल्स आ गई, प्रोसेस्ड में आपकी ये दोनों फाइल्स आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, और डाउट ये है कि जब हमने लास्ट क्लास में इंडिविजुअली डेटा फाइल्स को डीवीसी ऐड किया था तो हर फाइल के कॉरस्पॉन्डिंग एक डॉट डीवीसी फाइल बन गई थी। जैसे यहाँ पे टेस्ट डॉट सीएसवी है तो आइडियली टेस्ट डॉट सीएसवी डॉट डीवीसी फाइल बननी चाहिए थी, क्योंकि अगर अगर सब कुछ ट्रैक हो रहा है, ये सारा डेटा अगर ऑटोमेटिकली ट्रैक हो रहा है तो फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक डॉट डीवीसी फाइल बननी चाहिए थी, राइट? क्योंकि लास्ट क्लास में ऐसा हुआ था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर एक डीवीसी डॉट लॉग फाइल बनती है, वो एक्चुअली लास्ट क्लास में भी बनी थी, बट यहाँ पे ये लॉग फाइल ये सारी चीज़ें बहुत आराम से हैंडल करती है। नहीं, लास्ट क्लास में शायद नहीं बना था बिकॉज लास्ट क्लास में हमने पाइपलाइन यूज़ नहीं किया था। सो जब भी आप पाइपलाइन बनाते हो तो पाइपलाइन के केस में ये डीवीसी डॉट लॉग फाइल बनती है। ठीक है, अब ये डीवीसी डॉट लॉग फाइल में वही सारा इंफॉर्मेशन होता है, एंड दिस एक्ट्स एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ डीवीसी फाइल्स। सो अगर आप यहाँ पे नीचे जाओ तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि जैसे आप इसको रन कर रहे हो डीवीसी रिप्रो को, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यू विल नोटिस अ डीवीसी डॉट लॉग फाइल, जिसको हम एक स्टेट फाइल भी बोलते हैं, वॉज क्रिएटेड टू कैप्चर द रिप्रोडक्शन रिजल्ट। अब यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ था, डीवीसी लॉग से डिटरमाइन होता है कि एग्जैक्टली क्या रन करना है। हाँ यहाँ देखो लिखा हुआ है, द डीवीसी डॉट लॉग फाइल इज सिमिलर टू अ डॉट डीवीसी फाइल, इट कैप्चर्स हैशेस of the dependencies and the values of the parameters that were used. It can be considered a state of pipeline. So in short, यहाँ पर आपको पाइपलाइन के केस में डॉट डीवीसी फाइल्स की जरूरत नहीं है। डीवीसी डॉट लॉग फाइल जो है वो आपको सारा काम करके देती है। यहाँ पर यू कैन सी हैशेस वगैरह मेंटेन्ड है। अब अगेन आप डीप में जाके देख सकते हो, बट आप वर्कफ्लो समझ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सो इस स्टेज पे हमने डीवीसी डॉट रिप्रो कर दिया, जिससे बिहाइंड द सीन्स दो चीज़ें हुई, हमारी सारी डेटा फाइल्स आ गई हैं और वो ऑटोमेटिकली डीवीसी ऐड भी कर दिया उसने बिहाइंड द सीन्स। और यू कैन सी कैश वगैरह भी जनरेट हो गया होगा। यू कैन सी डीवीसी में कैश के अंदर आपकी फाइल्स आ गई हैं। ठीक है, ये सारी फाइल्स आ गई हैं। ठीक है, तो सारा काम हो गया बिहाइंड द सीन्स। अब दिस इज अ गुड टाइम टू एक्चुअली डू डीवीसी स्टेटस। तो देखो क्या बोल रहा है, डेटा एंड पाइपलाइंस आर अप टू डेट। उसने बिहाइंड द सीन्स ऐड वैड कर दिया, कमिट कर दिया, कमिट नहीं किया, ऐड करना इज सेम। तो अभी इस पॉइंट पे कुछ भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप गेट स्टेटस करोगे तो आपको चेंजेस दिखाई देंगे। यू कैन सी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारा का सारा कोड ऐड किया, पैरम्स डॉट YAML फाइल ऐड किया, डीवीसी डॉट YAML फाइल ऐड किया। उसके बाद कुछ गिट इग्नोर फाइल्स आई हैं और डीवीसी डॉट लॉक आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे इन सारी फाइल्स को कमिट करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे गिट ऐड, और अब हम लिखेंगे गिट कमिट -m। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड पाइपलाइन यूजिंग, हमने सबसे पहला जो पाइपलाइन बनाया है वो हमने बैग ऑफ वर्ड से बनाया है या फिर TF-IDF से बनाया है। हमने बैग ऑफ वर्ड से बनाया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग, बिकॉज आगे हम चेंज करेंगे, बैग ऑफ वर्ड्स।
ठीक है। और या कमिट हो गया। अब इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपको पुश कर देना है दोनों को, डीवीसी पुश भी कर देना है और आपको गेट पुश भी कर देना है। सो सबसे पहले मैं डीवीसी पुश कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, हमारा जो सारा का सारा डेटा फाइल्स है वो रिमोट पे चली जाएंगी। चली गई। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। डन। सो अगर हम वापस जाएं और हम चेक करें अपना रेपोजिटरी, तो यू कैन सी डेटा वाला फोल्डर अपलोड हुआ ही नहीं है। और मॉडल्स में भी अगर आप जाओ तो आपको मॉडल डॉट पी के एल नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए था। मॉडल डॉट पी के एल को डीवीसी ट्रैक कर रहा है। सिमिलरली रिपोर्ट्स में आपका मेट्रिक्स डॉट जेसॉन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो भी ट्रैक कौन कर रहा है, डीवीसी ट्रैक कर रहा है, बिकॉज वो पाइपलाइन का आउटपुट है। ठीक है। सो या मतलब हमने इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पाइपलाइन में थोड़े चेंजेस करके रीरन करेंगे और फिर से देखेंगे कि कैसे आपको दोबारा से चीज़ें कमिट करनी पड़ती हैं। सो अब एक काम करते हैं, पाइपलाइन तो बन गई है, कुछ चेंजेस करते हैं और फिर उन चेंजेस को हम लोग कमिट करते हैं। ठीक है। सो तीन चार तरीके से आप पाइपलाइन में चेंजेस कर सकते हो। एक, आप डेटा में कुछ चेंजेस कर दो, उससे आपका पाइपलाइन का आउटपुट चेंज हो जाएगा। बी, आप कोड में कुछ चेंजेस कर दो, बैग ऑफ वर्ड्स के बदले टी एफ आई डी एफ कर दो, उससे भी बदलाव आ जाएगा। थर्ड, आप डीवीसी डॉट YAML फाइल में कुछ एक्स्ट्रा स्टेज ऐड कर दो। जैसे अगर पहले प्री प्रोसेसिंग स्टेज नहीं था तो आपने प्री प्रोसेसिंग स्टेज भी ऐड कर दिया, तो उससे भी फर्क पड़ सकता है। और लास्ट है कि आप पैरम्स डॉट YAML फाइल में चेंज कर दो, उसकी वैल्यूज चेंज होने से भी आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। जैसे इस पॉइंट पे व्हाट वी कैन डू इज कि फीचर इंजीनियरिंग वाले स्टेज में जो पैरम्स डॉट YAML फाइल है उसमें मैं 100 के बदले 50 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स यूज करूंगा। और हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डीवीसी रिप्रो। पूरी पाइपलाइन दोबारा से रन होगी, नया डेटा जनरेट होगा, एटलीस्ट फीचर इंजीनियरिंग ऑनवर्ड्स नया डेटा जनरेट होगा, वो अपने आप ट्रैक भी हो जाएगा। देखो, रन कर रहे हैं, इट विल से कि पहले दो स्टेजेस चेंज नहीं हुए तो स्किप हो रहा है। फीचर इंजीनियरिंग वाला स्टेज चेंज हुआ है तो फीचर इंजीनियरिंग ऑनवर्ड्स सब कुछ बदलेगा। फीचर इंजीनियरिंग रिलेटेड डेटा बदलेगा, मॉडल बिल्डिंग से मॉडल पीकेएल बदलेगा, और आपका मैट्रिक्स डॉट जेसॉन भी बदल जाएगा। ठीक है। तो द गुड पार्ट इज कि बिहाइंड द सीन सब कुछ हैंडल्ड है। अगर मैं इस पॉइंट पे डीवीसी स्टेटस करूं तो डेटा एंड पाइपलाइंस आर अप टू डेट। बट अगर मैं गेट स्टेटस करूं, एनी गेसेस कौन सी फाइल में चेंज हुआ है? एक चेंज तो हुआ है पैरम्स डॉट YAML फाइल में ऑब्वियसली, बट कैन यू गेस और किस फाइल में चेंज हुआ है? आई गेस आप समझ पा रहे हो। सेकंड चेंज हुआ है डीवीसी डॉट लॉक फाइल में, राइट? बिकॉज मैंने बताया था ना, जब भी पाइपलाइन चेंज होगा नया डेटा आएगा तो उसके रिगार्डिंग जो हैशेस हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे वो आपको दिखाएगा फीचर इंजीनियरिंग में। अब समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे ये चेंज हुआ है और उसके रिगार्डिंग ये हैशेस चेंज हुए हैं और साइज चेंज हुआ है। तो वो बता रहा है कि दीज आर द थिंग्स दैट हैव चेंज्ड इन डीवीसी डॉट लॉक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कमिट करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे गिट ऐड और हम लिखेंगे गिट कमिट -m ऐड पाइपलाइन बैग ऑफ वर्ड्स विथ 50 फीचर्स। ठीक है। रन किया, हो गया। अब क्या करना है, डीवीसी पुश, ताकि हम इस करंट रन का भी जो डेटा है उसको स्टोर कर लें। ठीक है। 8 फाइल्स पुश्ड, पहले से कम फाइल्स पुश हुई हैं बिकॉज कुछ डेटा दोबारा चेंज नहीं हुआ था इसलिए। और गिट पुश ओरिजिन मास्टर। डन, राइट? अब एक और चेंज करते हैं। अब इस बार ना कोड में चेंज करते हैं। ठीक है। सो फीचर इंजीनियरिंग में घुसते हैं और रादर देन यूजिंग बैग ऑफ वर्ड्स, लेट्स यूज आपका TF-IDF वेक्टराइजर। सो जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे मैं चेंजेस कर दूंगा। फिलहाल तो नहीं दिख रहा, हाँ। यहाँ पे अप्लाई बैग ऑफ वर्ड्स के बदले आई वुड राइट TF-IDF, काउंट वेक्टराइजर के बदले
TF-IDF वेक्टराइजर, प्रोसेस को रीड कर रहे हैं, BOW के बदले आ जाएगा TF-IDF, एंड यहाँ भी आ जाएगा TF-IDF। और या दैट्स इट। सेकंड चेंज होगा मॉडल बिल्डिंग में, बिकॉज यहाँ पे हम फीचर डेटा रीड करेंगे मॉडल बिल्डिंग करने के लिए, तो बैग ऑफ वर्ड्स के बदले TF-IDF आना चाहिए। यहाँ पे जो BOW है उसके बदले TF-IDF आ जाएगा, एंड या दिस इज डन। और एक लास्ट चेंज होगा मॉडल इवैल्यूएशन में। सो मॉडल इवैल्यूएशन में भी क्या होगा कि जहाँ पे हम रीड कर रहे हैं वहाँ पे बैग ऑफ वर्ड्स नहीं होगा, उसके बदले TF-IDF होगा। TF-IDF सेव, एंड वी आर डन। पाइपलाइन रन करते हैं, DVC रिप्रो। पहले दो स्टेजेस स्किप हो गए, थर्ड स्टेज ऑनवर्ड्स फिर से चेंज हुआ, तो चीज़ें बदल रही हैं, मॉडल बिल्डिंग में भी बदलेंगी और मॉडल इवैल्यूएशन में भी बदलेंगी, और काम हो गया। फिर से अगर मैं DVC स्टेटस करूं तो सब कुछ बिहाइंड द सीन्स हैंडल्ड है, बट अगर मैं गिट स्टेटस करूं तो आई गेस अगेन आप लोग गेस कर पा रहे हो कौन कौन सी फाइल में चेंजेस होंगे, सारी कोड फाइल्स और DVC लॉक वाली फाइल में चेंजेस हुए, एंड दैट इज वाई हमें फिर से इनको कमिट करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे गिट कमिट -m add pipeline using TF-IDF। डन। फिर से हम क्या करेंगे, DVC पुश, ठीक है, और गिट पुश ओरिजिन मास्टर, एंड यू कैन सी हो गया। इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो गिट लॉग वन लाइन करने पे हमारे सारे कमिट्स हमें दिखने लग जाएंगे। सो दीज आर द वेरियस कमिट्स। अब लेट्स से मुझे पीछे जाना है किसी पुराने कमिट पे, तो लेट्स से मुझे इस पे जाना है जब हम बैग ऑफ वर्ड्स यूज कर रहे थे विथ 100 फीचर्स। सो इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान दो तो हमारे डेटा में अगर आप प्रोसेस्ड पे जाओ, यहाँ पे TF-IDF दिख रहा है, और वो भी शायद 50 फीचर्स के साथ दिख रहा होगा। हाँ देखो 50 फीचर्स के साथ है। तो मैं पीछे जाना चाहता हूँ, सो मैं लिखूंगा गिट चेकआउट, और ये वाला हैश हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। कोड वाइज हम लोग चले गए, कैसे पता, यहाँ पर आपको सब जगह बैग ऑफ वर्ड्स दिखने लग जाएगा। ये देखो बैग ऑफ वर्ड्स दिखने लग गया, और आपकी पैरम्स वाली फाइल में भी आपको 100 दिखने लगेगा। ये देखो पहले 150 था, हमने उसको 100 कर दिया, बट हमारा डेटा भी चेंज नहीं हुआ है, हमारा डेटा अभी भी वैसा ही दिख रहा है। सो ये देखो अभी भी TF-IDF ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा DVC चेकआउट, एंड नाउ डेटा एवरीथिंग हैज चेंज, ठीक है। सो यू कैन सी यहाँ पे test.bow है, और इसमें 100 फीचर्स होंगे, यू कैन सी, ठीक है। और बाकी की चीज़ें भी चेंज हो गई, आपका model.pkl भी लोड हो गया उस रन वाला, और metrics.json भी लोड हो गया उस पर्टिकुलर रन वाला। सिमिलरली यू कैन ऑलवेज गो बैक, लेट्स से आपको वापस जाना है सबसे करंट वाले पे, तो आप उठाओगे कॉपी, और आप लिखोगे गिट चेकआउट, एंटर, वापस आ गया आपका कोड। सो params.yaml में 50 आ गया है, और फीचर इंजीनियरिंग में वापस से TF-IDF आ गया, बट डेटा अभी भी बदला नहीं है। सो डेटा में अभी भी बैग ऑफ वर्ड्स ही है। सो हम फिर से लिखेंगे DVC चेकआउट, एंड वी आर बैक विथ TF-IDF वाला डेटा। So with that, we have achieved data version control along with pipelines. So यहाँ पर you can see it's much easier in comparison to individually tracking each of the data files. It has become much easier. अब एक लास्ट चीज आपको और दिखाता हूँ मैं, कि अगर कोई दूसरा डेवलपर या मेरी टीम का बंदा जब इस रेपोजिटरी को क्लोन करेगा तो उसके साथ क्या होगा। सो गाइज ये रही हमारी गिटहब रेपोजिटरी, इसको हम लोग क्लोन करेंगे। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी
कॉपी दिस। एक बार वापस जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, और मैं थोड़ा एक दूसरी डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। ठीक है, और डेस्कटॉप पे मैं इसको गिट क्लोन करता हूँ। सो डेस्कटॉप पे क्लोन हो गया, और मैं सीडी कर जाऊंगा वीसी पाइपलाइन इमोशन डिटेक्शन के अंदर, और यहाँ से मैं ओपन कर लूंगा वीएस कोड। सो ये मेरा एक को डेवलपर है या कलीग है, उसने इसको डाउनलोड किया है, और अभी यू कैन सी डेटा वाला फोल्डर ही नहीं है। सो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले, अभी अब सबसे अपडेटेड कोड है यहाँ पे। ठीक है, कैसे पता अपडेटेड कोड है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप जाओगे फीचर्स में, तो फीचर इंजीनियरिंग वाले में आपको दिखाई देगा कि टीएफ वेक्टराइजर वाला कोड है, और पैरम्स वाले में जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 50 फीचर्स है। सबसे अपडेटेड कोड है, बस हमारे पास डेटा नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डीवीसी फेच करोगे। डीवीसी फेच से क्या होगा, आपका डेटा जो है वो आपके कैश फोल्डर में आ जाएगा, जो फिलहाल यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो आप डीवीसी फेच जैसे ही करोगे, सारा डेटा आ रहा है, एंड यू कैन सी कैश में हमारा करंट वाला जो पाइपलाइन स्टेट है उसके हिसाब से जो डेटा है वो आ गया। और अब आप उसको अपने फोल्डर में खींच के ला सकते हो यूजिंग डीवीसी चेकआउट। सो यू कैन सी डेटा वाला फोल्डर आ गया, और यहाँ पे आपके पास सब कुछ सही से है। ठीक है, बट लेट्स से आपको थोड़ा पीछे जाना है कोड में, तो आप क्या कर सकते हो, आप फिर से यहाँ पे चेक कर सकते हो गिट लॉग वन लाइन। सो दीज आर ऑल द चेंजेस। लेट्स से मुझे इस वाले कमिट पे जाना है, सो मैं कॉपी करूंगा और मैं लिखूंगा गिट चेकआउट। कोड तो चला गया, यू कैन सी मैक्स फीचर्स 100 हो गया, और साथ ही साथ आपका फीचर इंजीनियरिंग वाले में बैग ऑफ वर्ड्स आ गया। ठीक है, बट मेरे पास डेटा नहीं है, तो मुझे डेटा को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डीवीसी फेच करना पड़ेगा। फेच हो गया तो कैश में आ गया, और फिर मुझे डीवीसी चेकआउट करना पड़ेगा। तो वो डेटा अब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, देखो टेस्ट बॉ आ गया और ट्रेन बॉ आ गया। सो इस तरीके से आप पूरे टाइम मैनिपुलेशंस कर सकते हो, आगे पीछे जा सकते हो, और आपका डेटा पूरे टाइम आपके साथ ही घूमेगा। ठीक है, सो आई रियली होप आपको ये पूरा सेटअप समझ में आ गया। बस अब एक चीज़ बची है समझानी, और वो ये है कि हम रादर देन यूजिंग अ लोकल रिमोट, क्लाउड रिमोट कैसे यूज़ करेंगे, AWS S3, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसा मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बोला था कि इस पूरे लेक्चर में हम दो चीज़ें करेंगे। फर्स्ट चीज़ है कि हम डीवीसी पाइपलाइन के अंदर डेटा वर्जनिंग ऐड करेंगे, वो हमने करके देख लिया। सेकंड चीज़ मैंने बोली थी कि मैं आपको रिमोट स्टोरेज के हिसाब से AWS S3 के साथ कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है वो करके दिखाऊंगा। अभी तक हम डीवीसी का जो स्टोरेज है वो लोकल स्टोरेज लेके चल रहे हैं, जो कि ठीक है, हॉबी प्रोजेक्ट्स के लिए आप कर सकते हो। बट कभी भी अगर आप किसी प्रॉपर कंपनी में प्रोजेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको एक क्लाउड स्टोरेज कॉन्फ़िगर करना पड़ता है डीवीसी के साथ। तो हम AWS का S3 सर्विस यूज़ करेंगे, सिंपल स्टोरेज सर्विस, और हम उसके अंदर अपना डेटा और उसके सारे वर्जन्स को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो वही है, काफ़ी सारे स्टेप्स रहेंगे। AWS में ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं होता है, बस बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और उसमें एरर्स बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बाकी मैं सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दूंगा कि पूरी चीज़ कैसे की जाती है। हम फिर से एक नया एग्जाम्पल लेंगे, ताकि होता है ना, एक अलग एग्जाम्पल लेकर के फ्रेश स्टार्ट करने पे ज़्यादा समझ में आता है। वेराज अगर एक बना बनाया एग्जाम्पल है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, उसमें घुस के काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सो एक नया एग्जाम्पल लेंगे, सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, और वहाँ पे मैं आपको एज रिमोट स्टोरेज S3 कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। अच्छी चीज़ ये हुई कि रिसर्च करने के प्रोसेस में मुझे ये ब्लॉग मिल गया। इस ब्लॉग में वो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं जिसको यूज़ करके आप S3 को कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज अ DVC रिमोट स्टोरेज। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस ब्लॉग इज कि ये थोड़ा सा आउटडेटेड है, मतलब पुराना ब्लॉग है।
तो आप जब इसको एग्जैक्टली फॉलो करने जाओगे ना, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें अलग सी दिखाई देंगी। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को ज़्यादा अच्छे से फॉलो करो। मैं इस ब्लॉग में से कुछ रेफरेंसेस लूंगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक फ्लो यहाँ पे बना रखा है, और मैं ये फ्लो फॉलो करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि हमें एक AWS अकाउंट चाहिए। अब मैं आपको AWS अकाउंट बना के नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज AWS अकाउंट कैसे बनाया जाता है, 4-5 स्टेप्स का प्रोसेस है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पास्ट में। आप खुद से फिगर आउट कर लेना, आपको एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चाहिए पड़ेगा। इन माई केस AWS अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है। सो आपको जाना है aws.amazon.com पे, और वहाँ से यू हैव टू साइन इन टू योर कंसोल। मेरे केस में मैंने साइन इन कर रखा है। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक S3 बकेट बनाना है। सो बकेट को आप एक एक डेटा रेपोजिटरी की तरह कह सकते हो, जहाँ पे आप चीज़ों को स्टोर करते हो, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हो S3 के लैंग्वेज में। सो हमें एक बकेट बनाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको AWS की अलग अलग सर्विसेज हैं, उसमें से आपको जाना है S3 में। ठीक है। ये रही S3 सर्विस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने लिए एक बकेट बनाना है। ठीक है। बकेट बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको क्रिएट बकेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको आपको अपना बकेट का नाम देना है। अब नाम देने में क्या प्रॉब्लम है कि इट शुड बी यूनिक, पूरी दुनिया में यूनिक होना चाहिए, तभी बनेगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर नितिश लिख दूं, तो मोस्ट लाइकली ये नहीं बनेगा, बिकॉज किसी और ने नितिश नाम का बकेट बना रखा होगा। सो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। जैसे माई केस आई विल बी यूजिंग दिस नेम, कैंपस एक्स DVC बकेट। ठीक है। आई एम प्रिटी श्योर ये नहीं है, बिकॉज मैंने थोड़ी देर पहले खुद बनाया था, बन गया था, उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया, सो मुझे पता है। इसके अलावा आपको बाकी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहने देनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, और आपको क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है, एंड दैट्स इट। आपका बकेट बन गया। ठीक है। इसी बकेट के अंदर हम लोग अपनी सारी फाइल्स और उनके सारे वर्जन्स को स्टोर करेंगे। ठीक है। तो हमारे फ्लो के हिसाब से दिस स्टेप इज डन। अब यहाँ से AWS के लफड़े शुरू हो जाते हैं। सो अगर आपने S3 बकेट बनाया है, तो ऑब्वियसली आप DVC के थ्रू उससे कनेक्ट करना चाहोगे। तो आप ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी सिक्योर। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक IAM यूजर बनाना पड़ता है AWS के ऊपर। ठीक है। तो IAM इज बेसिकली दैट सर्विस जहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड सारी चीज़ें मैनेज करते हो। सो यहीं पर आप यूजर्स बनाते हो अपने अकाउंट में, और अलग अलग यूजर्स को अलग अलग रोल्स देते हो कि ये पर्टिकुलर यूजर कौन सी सर्विस को हैंडल कर सकता है, ये पर्टिकुलर यूजर कौन सी सर्विस को हैंडल कर सकता है। तो हम अपने अकाउंट के थ्रू एक यूजर बनाएंगे जो S3 वाले हमारे बकेट को एक्सेस कर सकता है। एक्सेस करने का मतलब रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। तो जैसे ही मैं ये यूजर बनाऊंगा, मुझे इसके अगेंस्ट एक पासवर्ड काइंड ऑफ मिलेगा, और उसी पासवर्ड की हेल्प से मैं DVC से कनेक्ट करूंगा AWS के साथ। दिस विल बी द फ्लो। सो बेसिक फंडा ये है कि ये स्टेप हम लोग इसलिए कर रहे हैं सो दैट DVC AWS के साथ कनेक्ट कर पाए, और इस स्टेप में हमें आउटपुट में एक पासवर्ड सॉर्ट ऑफ मिलेगा जिसकी हेल्प से हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी ट्रिकी हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे इस ब्लॉग का सहारा लेंगे। सो इस ब्लॉग में भी देखो सेम फ्लो है। पहले इन्होंने भी एक बकेट बनाया, इनका बकेट बन गया। अब यहाँ पर इन लोगों को अगर आप देखो, तो ये लोग भी सेम काम कर रहे हैं, क्रिएटिंग एन IAM अकाउंट। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक नए टैब में आई वुड रिकमेंड फिर से आप AWS ओपन करो, और यहाँ पर IAM टाइप करो। ठीक है। तो ये आपका सर्विस है। अभी करेंटली यहाँ पर कोई भी यूज़र नहीं है। अगर आप यहाँ यूज़र्स पे क्लिक करो, तो आपको दिखेगा कि कोई भी यूज़र नहीं है। हमें पहला यूज़र बनाना है। ठीक है। तो हम क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप अपना कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कैंपस एक्स DVC यूज़र, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रोवाइड
यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल। नहीं, मुझे पूरा मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस नहीं देना है, मुझे इसको सिर्फ अपने S3 बकेट का कंट्रोल देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा मैं। अब यहाँ पे मुझे एक पॉलिसी अटैच करना पड़ेगा इस यूजर के साथ, और उस पॉलिसी में मैं उसको बताऊंगा कि देखो तुम्हारे पास सिर्फ एक पावर है, और वो पावर ये है कि तुम मेरे उस पर्टिकुलर S3 बकेट को एक्सेस कर सकते हो, ये वाले कैंपस एक्स टीवीसी बकेट को। तो ये जो मेरा यूजर मैंने बनाया, इसके पास सिर्फ एक ही पावर रहेगा कि वो इस बकेट को एक्सेस कर सकता है, दैट्स इट, और कोई पावर नहीं रहेगा। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली। यहाँ पे बहुत सारी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, बट हमें क्या करना है, हमें एक नई पॉलिसी बनानी है। सो एक नए विंडो में, एक नए टैब में, ये पॉलिसी मेकर काइंड ऑफ टैब खुल गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, आप विजुअली भी बना सकते हो, जेसॉन से भी बना सकते हो। हम जेसॉन सेलेक्ट करेंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर इस ब्लॉग में ऑलरेडी मुझे ये जेसॉन कोड मिला हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यूज़ करूँगा। सो आई विल कॉपी। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें बदलनी है, और वो ये है कि यहाँ पर ये जो आपका ARN है, ये इस ब्लॉग वाले बंदे का है। यहाँ पर हमें अपना ARN डालना पड़ेगा। सो आपको क्या करना है, अपने कैंपस एक्स डीवीसी बकेट पे जाना है, और वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज में जाना है। हाँ, ये रहा आपका ARN। ARN मतलब Amazon रिसोर्स नेम। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं एडिट कर दूंगा लाइक दिस, और मैं इसको यहाँ पे भी एडिट कर दूंगा लाइक दिस। बाकी मुझे कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे जेसॉन में मैं बस इसको ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास पावर है इस पर्टिकुलर S3 बकेट को रीड राइट करने का। ठीक है, और अब मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। अब मुझे यहाँ पर इस पॉलिसी को, ये जो पॉलिसी मैंने बनाई, जेसॉन पॉलिसी जो मैंने बनाई, इसको एक छोटा सा नाम देना है। सो मैं इसको बोलूंगा अलाउ डीवीसी, कुछ भी ऐसा नाम दे दिया, और डिस्क्रिप्शन में भी फिलहाल मैंने लिख दिया अलाउ डीवीसी। ठीक है, और इतना करने के बाद आई विल क्लिक ऑन क्रिएट पॉलिसी, और ये देखो ये बोल रहा है पॉलिसी अलाउ डीवीसी क्रिएटेड। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस टैब को बंद कर सकते हैं। हमारी पॉलिसी बन गई। अब हमें क्या करना है, हमने जो यूजर बनाया था उसके साथ इस पॉलिसी को अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे जो भी पॉलिसीज हैं, अराउंड 1000 पॉलिसीज है, मैं उसको रिफ्रेश करूंगा, और हमने जो पॉलिसी बनाई है वो यहाँ पे दिखने लग जाएगी। ये देखो अलाउ डीवीसी। इसके पहले मैंने ट्रायल रन लिया था, तो मैंने अलाउ एक्सेस डीवीसी बोल के भी एक पॉलिसी बनाई थी। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं क्या करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा। सो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो करंट यूजर है उसके साथ ये पॉलिसी अटैच कर दो, जो पॉलिसी मैंने अभी बनाई, और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं। यूज़र नेम है कैंपस एक्स डीवीसी यूज़र, और ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट यूज़र, और ये हमारा यूज़र बन गया। इस यूज़र के पास पावर है हमारा S3 बकेट एक्सेस करने का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो हमें थोड़ा और डिटेल्स मिल जाएंगे, और अ, सही है। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ से अपनी एक्सेस की क्रिएट करनी है। मैंने बोला था ना आपको एक पासवर्ड मिलेगा, तो वो यहाँ से आपको मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और हमको, हमारा यूज़ केस है कमांड लाइन इंटरफेस, बिकॉज हम कमांड लाइन में कमांड्स टाइप करके AWS से कनेक्ट करेंगे। सो CLI है हमारा, और आई अंडरस्टैंड, एंड नेक्स्ट। यहाँ पर ये ऑप्शनल वैल्यू है, इसको हटा सकते हैं, क्रिएट एक्सेस की, और ये है हमारा एक्सेस की। ठीक है, आप चाहो तो एक CSV फाइल डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली भी कॉपी कर सकते हो। सो ये मेरा एक्सेस की है। इसको मैं, ऑब्वियसली इसको बहुत सेफली आपको हैंडल करना होता है। इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और ये मेरा सीक्रेट एक्सेस की है। ये दोनों हमसे मांगे जाएंगे, और ये दोनों हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये जो पूरी मेहनत हमने की वो सिर्फ ये कीज जनरेट करने के लिए की। सो इस पॉइंट पे अब मेरे पास मेरा AWS वाला सेटअप रेडी है, विच मीन्स कि मैंने मेरा S3 बकेट बना लिया है, और मैंने मेरा IAM यूजर बना लिया है। इस IAM यूजर के पास पावर है इस S3 बकेट से बात करने का, रीड राइट करने का, और मैं इस IAM यूजर को यूज करूंगा मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और मैं कैसे कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास ये कीज है।
आई होप आपको यहाँ तक का फ्लो समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो मेरे पास एक CSV फाइल है। ये एक CSV फाइल है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस बोल करके। मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ मेरा फंडा क्या है। मैं एक बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन ओपन करूँगा। मैं CD कर जाता हूँ डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप से MLOps के अंदर, और यहाँ पर मैं एक नई डायरेक्टरी, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बना रहा हूँ। इसका नाम हम लोग रखेंगे DVC S3 डेमो। और अब मैं CD कर जाऊंगा DVC S3 डेमो के अंदर। माय बैड, CD करना है, DC नहीं, ठीक है। और यहाँ से हम VS कोड ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्विकली मैं कुछ चीज़ें कर लेता हूँ। एक फोल्डर बना लेता हूँ डेटा बोल के, एक और फोल्डर बना लेता हूँ SRC बोल के, डेटा के अंदर दो फोल्डर्स बना लेता हूँ, एक रॉ बोल के और एक प्रोसेस्ड बोल के, ठीक है। और एक काम क्या करते हैं कि ये जो हमारा डेटा सोर्स है, इसको मैं MLOps के अंदर जाता हूँ, DVC S3 डेमो के अंदर जाता हूँ, डेटा के अंदर जाता हूँ, रॉ के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो मेरे पास रॉ के अंदर ये वाली फाइल है। दिस इज द फाइल। कुछ खास फाइल नहीं है। अराउंड 100 बच्चों का डेटा है, और 5 कॉलम्स हैं। वही अपना पुराना डेटा, IQ कितना है, CGPA कितना है, 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कितने, और प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। ये मैंने ChatGPT से डेटा जनरेट किया था, ठीक है। तो जो भी है, ये मेरा डेटा है, इसी के ऊपर मुझे कुछ कुछ प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं डेटा इंजेशन बोल के। और टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया है, इसका कोड लिख रखा है। कोड मैं आपको समझा दूंगा, बहुत सिंपल है वैसे। दो चीज़ें कर रहा हूँ मैं इस कोड में। मैं इस फाइल को रीड कर रहा हूँ, और इसके ऊपर दो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहा हूँ। पहला स्केलिंग कर रहा हूँ, और दूसरा PCA लगा रहा हूँ। और PCA में मैं दो कंपोनेंट्स लगा रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस होने हैं, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रोसेस्ड के अंदर इस नाम से नए डेटा को स्टोर करना है। दैट्स इट, दिस इज द सेटअप, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं टर्मिनल पे जाता हूँ। मैं टर्मिनल पे जा रहा हूँ, और वही सीरीज ऑफ स्टेप्स हम लोग पहले करेंगे। अ, एक काम करते हैं, सबसे पहले इस फाइल को रन कर लेते हैं। पाइथन SRC के अंदर डेटा इंजेशन .py, इसको रन करते ही हमें हमारी सेकेंड डेटा फाइल मिल जाएगी। सो प्रोसेस्ड के अंदर ये रही हमारी फाइल। सो यू कैन सी दो कॉलम्स है, PC1 PC2, और प्लेस वाला कॉलम है। सही है, सब कुछ सही है। अब यहाँ से मेन फ्लो शुरू होता है। हम गिट इनिट करेंगे, गिट इनिशियलाइज हो गया, DVC इनिशियलाइज करेंगे, वो भी हो गया। इसके बाद का स्टेप क्या था, मल्टीपल टाइम्स कर चुके हो आप लोग। हमें रिमोट ऐड करना है, ठीक है। तो हमें गिट का रिमोट ऐड करना है, और हमें DVC का भी रिमोट ऐड करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले गिट का रिमोट ऐड कर लेता हूँ। सो विल गो टू गिटहब, and we'll create a new repository. Let's call it DVC S3 demo. This is the repository. Create repository. ये मिल गया हमें URL। हम यहाँ पे आएंगे और हम लिखेंगे git remote add origin, और ये हम अपना URL दे रहे हैं। गिट का रिमोट ऐड हो गया। अब यहाँ से मेन स्टेप शुरू होता है। अब हमें DVC का रिमोट ऐड करना है।
अभी तक डीवीसी का रिमोट ऐड करना वाज वेरी सिंपल, बिकॉज आपको क्या करना होता था, सिंपली अपना लोकल कनेक्ट करना होता था। बट यहाँ पे आपको AWS वाले पंगे करने। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ना कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये इंस्टॉल करना है, DVC-S3 बोल करके एक पैकेज होता है। सो यू हैव टू इंस्टॉल पिप इंस्टॉल DVC-S3। दिस इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन DVC एंड S3। इसको आपको इंस्टॉल करना है। मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बताएगा। बट आप लोगों में थोड़ा सा टाइम लेगा, ये थोड़ा टाइम लेने वाला पैकेज है। जस्ट मेक श्योर आपका कोई डिपेंडेंसी का फ्लॉ ना हो। अगर डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर लेना। ठीक है। ये एरर आ रहा है कुछ मेरे केस में, बट इससे कोई फ्लो में प्रॉब्लम नहीं है, वो बेसिकली कुछ ट्रैकिंग का इशू है। उसके बाद आपको ये भी एक पैकेज इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल AWS CLI। ये AWS का कमांड लाइन इंटरफेस है। इसके थ्रू हम लोग लॉग इन करेंगे अपना पासवर्ड बता के। अगेन मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ओके। एक बार जब ये हो जाए तो यहाँ से आपको मेन काम शुरू करना है। आपको लिखना है AWS कॉन्फ़िगर। अब इस स्टेप में वो आपसे चीज़ें पूछना चालू करेगा। वो बोलेगा आपका AWS एक्सेस की आईडी बताओ। तो हमें ये ऊपर वाला देना है। आपसे आपका सीक्रेट की मांगेगा। ये है आपका सीक्रेट की। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें मांगेगा, जैसे कि आपका डिफ़ॉल्ट रीजन नेम क्या है। हमारे केस में यही है, AP SE2 ही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ये देख रहे हो, फिलहाल ये वाला है। तो अ, इसको स्किप कर देते हैं। और डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आउटपुट फॉर्मेट क्या है, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वापस, तो जेसॉन दे सकते हो, टेक्स्ट दे सकते हो। फिलहाल मैंने जेसॉन ले लिया। एंड दैट्स इट। हमारा AWS कनेक्ट हो गया DVC के साथ। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, DVC का रिमोट ऐड करेंगे। तो DVC का रिमोट ऐड करने के लिए दिस इज द कमांड। सब कुछ सेम है, बस एक चीज़ अलग है, जो आप URL देते थे। देख रहे हो, सब कुछ सेम है। ये DVC स्टोर मेरा नाम हो गया, और ये है मेरा S3 बकेट का URL। ठीक है। हो गया। अगर आप यहाँ पे कन्फिग फाइल पे जाओ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डन। सो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले DVC ऐड करना है। दो फाइल्स हैं हमारे पास। एक है डेटा फोल्डर के अंदर, रॉ के अंदर, student_performance .csv। ठीक है, ये देखो, अ, इस फाइल को हमने ट्रैक कर लिया। और सेकंड है हमारी प्रोसेस्ड के अंदर वाली फाइल, तो हम लिखेंगे रॉ के बदले प्रोसेस्ड स्लैश स्टूडेंट परफॉर्मेंस अंडरस्कोर। इस फाइल का नाम है, नहीं, इस फाइल का नाम है _PCA। _PCA.CSV। इसको भी हमने DVC में ट्रैक कर लिया। ठीक है। तो नाउ दिस इज अ गुड टाइम टू चेक DVC स्टेटस। डेटा एंड पाइपलाइंस आर अप टू डेट, बट गिट स्टेटस में काफ़ी कुछ चल रहा है। सो यू कैन सी काफ़ी सारी फाइल्स हैं। हम उन सबको कमिट कर लेंगे। पहले ऐड कर लेंगे, गिट ऐड, गिट कमिट -m इनिशियल कमिट विथ PC2। PC2 मतलब हम लोग दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, PC1 PC2। अभी थोड़ी देर में मैं चेंज करूंगा, उसको तीन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनाऊंगा। ठीक है। और ये मेरा कमिट हो गया।
कमिट होने के बाद दोनों चीज़ें कमिट हो गई। अब हमें दोनों को पुश करना है, तो पहले हम लोग डीवीसी पुश करेंगे। तो ये हो गया डीवीसी पुश। दो फाइल्स अपलोड होनी चाहिए। ये देखो बोल रहा है 2 फाइल्स पुश्ड। और फिर हम लोग लिखेंगे गेट पुश ओरिजिन मास्टर। ये भी हो गया। तो पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि गिटहब पे आ गया कि नहीं, बिकॉज ये सिंपलर स्टेप है। यहाँ पे आ गया है। अब मेन चीज़ शुरू होती है कि क्या हमारे बकेट में ये चीज़ दिख रही है कि नहीं। तो हम बकेट में जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा, एक बार रिफ्रेश करते हैं। और ये देखो आ गया। फाइल्स पे अगर आप क्लिक करो, MD5 पे क्लिक करो, यू कैन सी 2 हैशेस आपको दिखाई दे रहे हैं, 64 और B4। और यहाँ पे भी अगर आप जाओ कैश में, तो ये रहे आपके 64 और B4। अगर आप 64 पे क्लिक करो तो आपको ये फाइल दिख जाएगी। यहाँ पे आप देख नहीं पाओगे, बट हमारा काम हो रहा है। ठीक है। अब एक काम और करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो हम डेटा इंजेक्शन वाली फाइल पे जा रहे हैं। और यहाँ पर व्हाट वी विल डू इज प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में 3 कर दे रहे हैं। ठीक है। सेव किया। और इस पॉइंट पे अगर मैं गेट स्टेटस करूँ, तो एक फाइल में हमने चेंज किया है। तो मैं काम करता हूँ, इस फाइल को रन करता हूँ, src/data ingestion.py। ओके, देयर इज सम इशू। इशू इज कि यहाँ से हमें एक और कॉलम देना पड़ेगा। PC3 कर देते हैं इसको सेव। लेट्स रन इट वन मोर टाइम। हो गया। अब अगर आप इस फाइल में जाओगे तो यू विल सी PC3 भी आ गया। सो अब इस पॉइंट पे अगर मैं डीवीसी स्टेटस करूं, तो देखो बोल रहा है कि ये फाइल चेंज हुई है। सो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डीवीसी ऐड डेटा के अंदर, प्रोसेस्ड के अंदर स्टूडेंट परफॉर्मेंस PCA.CSV। ठीक है। और गेट स्टेटस, एक फाइल चेंज हुई है, 2 फाइल्स चेंज हुई है, डीवीसी फाइल भी चेंज हुई है। तो हम गेट कमिट करेंगे -m, नहीं पहले ऐड करेंगे, गेट ऐड गेट कमिट -m ऐड PC3। ठीक है। दोनों चीजें कमिट हो गई। अब मैं डीवीसी पुश कर रहा हूँ। इस बार एक फाइल पुश होगी बिकॉज एक फाइल चेंज हुई है। ठीक है, 1 फाइल पुश्ड। और फिर मैं लिखूंगा गेट पुश ओरिजिन मास्टर। हो गया। अब अगर मैं वापस जाऊं, तो सबसे पहले तो इस जगह पे मुझे 2 कमिट्स दिखने चाहिए। ये रहे 2 कमिट्स। और यहाँ पे मुझे, अगर मैं वापस जाऊं कैंपस एक्स वाले में, देखो अब 3 मुझे दिखाई दे रहे हैं बिकॉज 3 वर्जन्स हो गए ना डेटा के। एक रॉ वाला और प्रोसेस्ड के 2। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आ चुका है। तो आई रियली होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक लास्ट काम मैं करके दिखाता हूँ, और वो है एक दूसरे डेवलपर के पर्सपेक्टिव से हम इस रेपोजिटरी को क्लोन करेंगे और देखेंगे कि डेटा हमारे पास आ रहा है कि नहीं। सो दूसरे डेवलपर का पर्सपेक्टिव देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रेपोजिटरी क्लोन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे रेपोजिटरी पे, और यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी। और मैं एक दूसरे लोकेशन पे जाऊंगा बिकॉज सेम नाम से सेम लोकेशन पे फोल्डर हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। सो मैं CD ... कर रहा हूँ और डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। ठीक है। और डेस्कटॉप पे मैं गिट क्लोन कर रहा हूँ।
बन गया। अब यहाँ से मैं CD कर जाता हूँ, DVC-S3 डेमो के अंदर, और यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ मेरा VS कोड। सो सब सही है, यू कैन सी डेटा वगैरह कुछ आया नहीं है, कोड आ गया है। ठीक है, कोड इज देयर, और कोड में भी सबसे अपडेटेड वाली चीज़ है PC3 वाला। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले PC3 का डेटा लोड करके। सो टर्मिनल पे जाना है, और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे गेट कमिट, नॉट कमिट, गेट लॉग वन लाइन। ठीक है, दो कमिट्स पड़े हैं। सो अभी हम सबसे रीसेंट वाले कमिट पे हैं, बस हमारे पास डेटा नहीं है। तो मैंने आपको बताया था डेटा के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दो स्टेप में काम करना पड़ता है। सिंस यहाँ पे कैश फोल्डर नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, DVC पुल करोगे। ठीक है, और ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्फ़िग फाइल में है कि भाई कहाँ पर है हमारा डेटा। यहाँ से फेच करेगा ये, और सीधे कैश में डाल देगा। देखो फेच कर रहा है, और कैश में देखो दो फाइल्स आ गई। ठीक है, और अब हमें बस क्या करना है, DVC चेकआउट करना है। चेकआउट हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका स्टूडेंट परफॉर्मेंस आ गया PC3 तक, और स्टूडेंट परफॉर्मेंस नॉर्मल वाला आ गया। अब आपको जो करना है आप कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली लेट्स से आपको पिछले वाले पे जाना है, PC2 वाले पे। तो आपको बस यहाँ पे कॉपी करना है, आपको लिखना है गिट चेकआउट स्पेस एंटर। कोड बदल गया, अगर आप देखो डेटा इंजेक्शन वाले में अब PC2 तक है। ठीक है, PC2 तक है, बट डेटा अभी तक नहीं बदला है, क्योंकि डेटा में अभी भी PC3 है। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। सो मैंने लास्ट टाइम DVC पुल लिख दिया था ना, DVC पुल लिखने से डेटा डायरेक्टली आ जाता है, माई बैड। यहाँ पे DVC पुल नहीं, DVC फेच लिखना चाहिए था, माई बैड। ठीक है, एक बार आपने DVC पुल लिख दिया, उसके बाद DVC चेकआउट करने की जरूरत नहीं है। दो स्टेप्स में होता है, आप एक सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो। सो हम यहाँ पे लिखेंगे DVC फेच, तो वो एक फाइल अभी फेच करेगा। वन फाइल फेच्ड, और वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है अब, इनमें से जो भी है मुझे नहीं पता। और अब आप करोगे DVC चेकआउट। हो गया चेकआउट। अब अगर आप देखो आपके पास PC1 और PC2 है। ठीक है, फिर से जाना है सबसे रीसेंट वाले पे, कॉपी किया, और यहाँ पे गए, और आपने लिखा गिट चेकआउट। ठीक है, और फिर सिंस सारा डेटा अब आपके लोकल में है, तो DVC चेकआउट अपडेट हो गया, PC3 वाला आ गया। सो यू कैन सी इट्स सो सो मच फन, राइट? अब सिंस आप थोड़ा सा सीख रहे हो, अब आपको आसान लग रहा होगा, और एट द सेम टाइम मे बी आप इसका पावर भी फील कर पा रहे होगे। तो काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद हमने DVC पे कंट्रोल ले लिया है। आई आई रियली होप आपके मन में भी ये बात आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो फिर मुझे लगता है सिर्फ एक ही चीज़ की कमी हो सकती है इस पॉइंट पे, और वो ये है कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, खुद से नहीं कर रहे हो। बिकॉज अगर आप खुद से करोगे, हमने जितनी बार रीडू रीडू किया है ना, मेरे को लगता है उसके बाद अगर कोई कर रहा होगा साथ में, तो उसको डेफिनेट कंट्रोल आ जाएगा DVC के ऊपर। सो आई रियली होप आपको DVC समझ में आ गया, डेटा वर्जनिंग समझ में आ गई, पाइपलाइंस कैसे बनती हैं, और ये सारी चीज़ साथ में कैसे काम करती है, ये समझ में आ गया। आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, हमारा वो जो प्रोजेक्ट चल रहा है इमोशन डिटेक्शन वाला, उसमें S3 ऐड करो अपने अपने AWS अकाउंट से। ठीक है, मैं अपने कीज में हटा रहा हूँ, मैं डिलीट कर रहा हूँ अपना बकेट ऑब्वियसली। सो आप लोग अपना बनाओ AWS अकाउंट, और उसमें कनेक्ट करो। ठीक है, अब जो हमारा अगला पड़ाव है, अगला हमारा जो माइलस्टोन है, वो है एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग, विच इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। और पहले हम लोग DVC के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, और टाइम मिलेगा तो ML फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग पढ़ लेंगे। बट आई रियली होप इस पॉइंट तक जो भी हमने पढ़ा है ML फ्लो में, आई एम सॉरी ML ऑप्स में, वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, एंड आई रियली होप हो रहा है ऐसा। ठीक है, सो या विद दैट
आई कंक्लूड दिस लेक्चर। बाय।